शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव एवं चालुक्य साम्राज्य। मौर्य वंश 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ। तो जो मगध था उसका साम्राज्य के रूप में आविर्भाव कब हुआ? हर्यक वंश के समय। और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई? मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा था, उसका नाम था घननंद। ये सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। प्रजा अपने राज्य के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। असह्य कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। अभी कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व। ये इनका कार्यकाल या कह सकते हैं इनका समय। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक कौन था? घननंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध को के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में। कहां पर? मगध के राज सिंहासन पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। तो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य 305 ईस्वी पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसको दे दिया। 500 हाथी ले लिए और ये सारे क्षेत्र दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। पुत्री का विवाह भी कर दिया और मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ एहनानूरू और मुर्नानूरू। तो तमिल ग्रंथ कौन कौन से हैं? एहनानूरू और मुर्नानूरू से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? भद्रवाहु से। उसने 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर में कर्नाटक में है उसमें उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। श्रवण बेलगोला में। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था जिसने यूनानी लेखक एमित्रोचेटस कहते थे। यूनानी लेखक क्या कहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को एमित्रोचेटस। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया बिंदुसार को? सिंहसेन। और वायु पुराण में भद्रसार। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। तो बिंदुसार के राजदरबार में उस टाइम पे यूनानी शासक थे एंटियोकस प्रथम और जो राजदूत थे यहाँ पर बिंदुसार के दरबार में ये थे डायमेकस। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलोडेल्फस मेली द्वितीय ने
डियानियसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अशोक अशोक हैं 273 से 232 ईस्वी पूर्व। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुज्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। तो दक्षिणी भारत से अभिलेख मिले हैं मास्की और गुज्जरा, उसमें उसका नाम क्या है? अशोक। अभिलेखों में अशोक देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रिय दस्सी उपाधियों से विभूषित है। कौन कौन सी उपाधियों से अशोक को विभूषित किया गया है? देवानाम प्रिय और देवानाम प्रिय दस्सी। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ, विदिशा की राजकुमारी से, तथा उससे पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। रानी कारुवाकी। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा की। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई। कलिंग की राजधानी क्या बनाई गई? धौली या तौसाली। श्रवण, निर्गोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। तो किन के प्रभाव में? श्रवण, निर्गोध और उपगुप्त। और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राज तरंगिणी कलहण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में आ गया। गुरु मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिल वस्तु की धम्म यात्रा की। रुम्मनदेई अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहां भूमि कर की दर 1/6 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य। धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही क्या है? धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। भब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सांची, रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। धम्म यात्रा।
अशोक से पूर्व बिहार यात्राएं की जाती थी, जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में क्या कहा गया है? अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना और उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। जबकि पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा शाहबाज गढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। जो पश्चिमोत्तर भारत में मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्णित हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश आंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। तो जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ने में पहली बार सफलता किनको प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप। ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम पिय की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन। तो अशोक के बाद कौन बना राजा? कुणाल, और उसको दिव्यावदान में क्या कहा गया है? धर्म विवर्धन। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलौक कश्मीर का शासक था। कश्मीर का शासक था जलौक, और किसके अनुसार? राजतरंगिणी के अनुसार। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। तो भारत ने पहली बार कब केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था की? मौर्य काल में। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए। 7 अंग किसने निर्दिष्ट किए राज्य के? कौटिल्य ने। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। तो ये 7 अंग क्या थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। तो मतलब राजा अपने मुख्यमंत्री और पुरोहित को चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद ही उसको वो नियुक्ति देता था, और इस क्रिया को क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रिण है। परिषा
मंत्रिणः भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। केंद्रीय प्रशासन, अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। तो 18 विभाग हैं, उनको क्या कहा गया है? तीर्थ। और तीर्थ का जो अध्यक्ष होता है वो कौन है? महामात्र। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था। समाहर्ता, इसका क्या कार्य था? राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। अगला था सन्निधाता। सन्निधाता क्या था? कोषाध्यक्ष। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कि कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष कृषि, पण्याध्यक्ष व्यापार, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, लूनाध्यक्ष बूचड़खाना, विविताध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्राध्यक्ष पौतवाध्यक्ष, बंध नागाराध्यक्ष, आटविक, वन विभाग का प्रमुख। वन विभाग का प्रमुख कौन है? आटविक इत्यादि। युक्त व उपयुक्त, महामात्म्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। प्रांतीय प्रशासन, अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ये कौन कौन से हैं? उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र। तो ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे, जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासन अधिकारी स्थानिक होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? स्थानिक, जो समहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया था गोप, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समहर्ता के अधीन प्रदेष्ट्री नामक अधिकारी भी होता था, जो कि स्थानिक, गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। नगर शासन, मैगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। उससे पहले हम ये देख लेते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां, प्रारंभिक राज्य और राजधानियां। तो यहाँ पे जो डॉट से दिखाई हुई हैं ये क्या है? राजधानी है। कंबोज, गांधार, मत्स्य, ये पांचाल, इंद्रप्रस्थ, कुरु, अंग, कौशल, काशी, बज्जी, मल्ल, बस, चेदी, अवंती, अश्मक। ये है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति जो थी वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य देखना। 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और 6ठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो 6 समिति होती थी और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। तो पहली समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी, दूसरी विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय में जन्म मरण का लेखा जोखा, चतुर्थ में व्यापार वाणिज्य, 5वीं समिति में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और 6ठी समिति में विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। अगला है सैन्य व्यवस्था। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग हैं पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना।
कौन कौन से विभाग है? 5। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। तो जो सैनिक प्रबंध की देखरेख करता था उस अधिकारी को क्या कहते थे? अंतपाल। मेगास्थनीज इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। न्याय व्यवस्था। सम्राट न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहां ग्रामणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। संग्रहण और द्रोणमुख। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। धर्मस्थीय और कंटक शोधन। अब धर्मस्थीय क्या है? इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यावहारिक और 3 अमात्य करते थे। धर्मास्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाके व लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा गया है, भी धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया है। अगला है कंटक शोधन। ये फौजदारी अदालतें थी। 3 प्रदेष्ट्री तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्यकालीन समाज। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज कृत इंडिका, अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पाशव, रथकार, शता, वेदेहक, सूद्र, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया है: दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगास्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। यह है सांची स्तूप, यह है अशोक स्तंभ, यह है अशोक कालीन अभिलेख लिपि, यह अशोक का साम्राज्य जिसमें कि शिलालेख, अशोक की लाट, स्तूप, लघु शिलालेख, गुहालेख सब यहाँ पर दिखाए गए हैं।